नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख पवार लेकर आया हूं आज आपके लिए कक्षा 12 के भूगोल विषय के अध्याय संख्या 4 के महत्वपूर्ण नोट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सतत रूप से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अध्याय संख्या 4 की यदि बात करें तो इस अध्याय से 2018 में एक प्रश्न पूछा गया 2 नंबर के लिए, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को स्पष्ट कीजिए या 4 कारक बताइए। तो ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था। उसके बाद 2019 में इस अध्याय से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया। तो अब की बार ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ से प्रश्न कंफर्म पूछा जाना है, क्योंकि पिछले वर्ष भी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो चलिए आइए अब हम अध्याय को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अध्याय का नाम है जनसंख्या संरचना। विश्व जनसंख्या संरचना से तात्पर्य हो गया कि विश्व की जनसंख्या की संरचना जो है, संरचना का तात्पर्य है बनावट से, आकृति, वो कैसी दिखती है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले यही चीज़ समझनी है कि जनसंख्या संरचना होती क्या है, और पहला प्रश्न भी उससे ही संबंधित है कि जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कोई भी क्षेत्र विशेष या प्रदेश विशेष हो, उस प्रदेश विशेष में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या की अलग अलग जो विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या संरचना कहा जाता है। जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कितना लिंगानुपात है, कितनी साक्षरता दर है, कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, किस आधार पर निवास कर रही है, वो कैसा काम करती है, तो ये सभी विशेषताएं जो है इनको एक साथ में सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जनसंख्या की संरचना कहा जाता है। तो प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न है किसी प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित अलग अलग विशेषताओं को सम्मिलित रूप से जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास कर रही है, इसकी अलग अलग विशेषताओं को सम्मिलित रूप मतलब एक साथ में क्या कहते हैं, जनसंख्या संरचना कहते हैं। इसका दूसरा नाम जनसंख्या संगठन भी है। और जनसंख्या संरचना के अंतर्गत साक्षरता, आयु संरचना, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या और व्यावसायिक संरचना आदि घटकों को शामिल किया जाता है। और इसके अंदर मतलब जनसंख्या संरचना में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। साक्षरता, आयु संरचना, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या और व्यावसायिक संरचना। तो 1 नंबर का प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किन किन घटकों को शामिल किया जाता है, या इसके 2 पहलू बताइए या 2 घटक बताइए। तो आपके सामने जो है वो 5 घटक बताए हुए हैं, उसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं कि इनके अंदर इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, आयु संरचना। अभी आप लोगों ने बात की थी कि ये जो जनसंख्या संरचना है इसके अंतर्गत आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना आदि की बात की जाती है। तो इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है आयु संरचना। आयु संरचना का मतलब कि आयु के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष को किन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या को, ये आपका प्रदेश हो गया, ठीक है, इसकी कुल जनसंख्या को विभिन्न मतलब अलग अलग आयु वर्गों में विभाजित करना आयु संरचना कहलाता है। विभाजित करना मतलब कि बांटना, अर्थात यहाँ इस क्षेत्र विशेष में जो लोग निवास कर रहे हैं वो किस किस आयु के रह रहे हैं। तो इसको जो है आयु संरचना को सामान्य तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक का नाम है बाल आयु वर्ग, एक का नाम है प्रौढ़ आयु वर्ग और एक का नाम है वृद्ध आयु वर्ग। अब इनकी सीमाएं तय की गई कि बाल आयु वर्ग के अंतर्गत कौन से लोग आएंगे, प्रौढ़ आयु वर्ग के अंतर्गत कौन से लोग आएंगे और वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत कौन से लोग आएंगे। तो जो 0 से 14 वर्ष की आयु वाले लोग हैं वो बाल माने कि बच्चे, ठीक है ना, उस वर्ग में शामिल किए जाते हैं। और 15 से लेकर 59 वर्ष तक के जो लोग हैं वो प्रौढ़ आयु वर्ग में शामिल किए जाते हैं। और 60 या 60 से अधिक वाले लोग जो है वो वृद्ध मतलब बूढ़े लोग, बूढ़े या वृद्ध आयु वर्ग वाले में शामिल किए जाते हैं।
दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। अब हमें लॉजिक ये लगाना है कि आयु संरचना का यदि अध्ययन किया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ रीजन जरूर रहा होगा। तो आयु संरचना का अध्ययन क्यों किया जाता है, देखिए इसमें हमें यह पता लगता है कि कौन सी जनसंख्या काम कर रही है और कौन सी जनसंख्या आश्रित है, मतलब काम नहीं कर रही है, वो किसी के ऊपर डिपेंड है। कैसे, जैसे मान लो बाल आयु वर्ग है, बाल आयु वर्ग में बच्चे होते हैं, ये काम नहीं करते, ये अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। और वृद्ध आयु वर्ग जो है, ये वृद्ध आयु वर्ग भी जो बूढ़े लोग हैं वो रिटायर्ड लोग रहते हैं और वो अपने संतान पर आश्रित रहते हैं कि वो कमा कर उनको डालते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की जनसंख्या या दोनों प्रकार के वर्ग जो है वो क्या हो गए, आश्रित जनसंख्या हो गई। तो आपसे कोई प्रश्न कर ले कि आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 0 से 14 वर्ष बाल आयु वर्ग और 60 या 60 से अधिक वर्ष वाले वृद्ध आयु वर्ग वाले लोग जो है वो आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं। 15 से 59 वर्ष वाली आयु के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, वो व्यवसाय में लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या के नाम से भी जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। तो अब आयु संरचना जो है इसका अध्ययन क्यों किया गया, इसका अध्ययन करने से हमें यह पता लगता है कि किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या जो है वो कितनी कार्यशील है, कितनी जनसंख्या आश्रित है, और यह पता लगने से हमें उस क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्थिति का पता लगता है। यदि वहां पर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी क्योंकि लोग ज़्यादा कमाएंगे। यदि वहाँ की आश्रित जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी, कमज़ोर होगी, क्योंकि वहाँ पे खाने वाले ज़्यादा है, आश्रित लोग ज़्यादा है, कमाने वाले कम है, इसलिए वहाँ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। ये देखिए दोस्तों, आयु संरचना का प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया है और मैंने हर उत्तर समाप्त होने के पश्चात ब्लैक लाइन से अंडरलाइन कर दी है ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे इसकी समाप्ति हो चुकी है। अब अगली हेडिंग है आयु वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब आयु वर्ग से संबंधित एक एक नंबर के लिए छोटे प्रश्नों में यहाँ से जो पॉइंट वाइज पूछा जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है हमारे 2014 के अनुसार विश्व में 6.8% जनसंख्या जो है वो वृद्ध है। मतलब पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, यदि पूरे विश्व की यदि बात करें तो इस पूरे विश्व में टोटल जो जनसंख्या है, परसेंट की जब भी बात की जाए तो वो 100% में से की जाती है। तो यहाँ पे मान लो यदि 100 लोग रह रहे हैं पूरी धरती पर, पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में 100 लोगों में से 6.8% मतलब कि लगभग 60% लोग उन 100 लोगों में से क्या है, वृद्ध है। इसका मतलब क्या हो गया, बाकी के 93% लोग या तो है प्रौढ़ जनसंख्या या फिर है बाल आयु वर्ग की जनसंख्या। समझ पा रहे होंगे। तो वृद्ध जनसंख्या कितनी है विश्व की, 6.8%। अगला बिंदु, सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या जो है वो यूरोप महाद्वीप में है, 14.6%। अगला, सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो महाद्वीप का है। अब पूछ रहा है राष्ट्र, देश का, तो जापान देश में सबसे ज़्यादा वृद्ध लोग पाए जाते हैं। 18.27% लोग जो है वो जापान में क्या है, वृद्ध है। मतलब 100 लोगों में से लगभग 18 लोग जो है वो क्या, वृद्ध या बूढ़े लोग पाए जाते हैं। विश्व में युवा जनसंख्या का प्रतिशत, पूरे विश्व में 35.2% लोग जो है वो क्या है, युवा जनसंख्या है, जवान है, युवा है एकदम। और अगला बिंदु, सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा, सबसे ज़्यादा युवा कौन से महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में 44.7171%। तो ये 44.71% जो है ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जो किसका है, अफ्रीका महाद्वीप का है। सबसे ज़्यादा युवा अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं। आपने आयु संरचना वाले प्रश्न में समझा था कि आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। तो देखिए मित्रों, किसी प्रदेश विशेष में पाई जाने वाली कुल जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष बाल आयु वर्ग एवं 60 या 60 से अधिक वर्ष वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या को ही क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहते हैं। आश्रित माने डिपेंडेंट जो जनसंख्या होती है, वो कौन सी होती है, एक तो बच्चे होते हैं जो 0 से 14 वर्ष के अंतर्गत रखे गए हैं, और एक वृद्ध लोग होते हैं वो आश्रित या डिपेंडेंट होते हैं, तो वो
60 या 60 से अधिक की आयु सीमा में रखे गए हैं, तो ये आश्रित जनसंख्या कहलाती है। अगला ही बिंदु आपका कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, तो जो काम करते हैं वो कार्यशील जनसंख्या, जो किसी न किसी व्यवसाय में लगी रहती है। तो देखिए क्या है, विश्व जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या मिलती है उसे ही कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। तो 15 से 59 वर्ष के बीच वाली आयु सीमा वाली जो जनसंख्या है उसको क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अभी तक आपके जहन में यह रहा होगा कि लिंगानुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वही लिंगानुपात कहलाती है। वास्तव में लिंगानुपात यह नहीं है, यह लिंगानुपात ज्ञात करने का तरीका है। लिंगानुपात क्या है, देखिए जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र विशेष है और इस क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जो टोटल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में से स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को, अनुपात का मतलब होता है अंतर, उस बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ये जो हम पढ़ते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यह लिंगानुपात ज्ञात करने का एक्चुअल में तरीका होता है, ऐसे लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। देखिए भाषा क्या है, किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या तथा पुरुष जनसंख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्षेत्र विशेष है उसमें जो टोटल जनसंख्या रहती है उसमें स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या के बीच के अंतर को ही लिंगानुपात कहते हैं। सामान्यतः प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या पर स्त्री जनसंख्या के द्वारा लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। अब नीचे सूत्र दिया हुआ है, पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणा 1000, यह तो है लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। यदि आपसे प्रश्न, 2 सूत्र दिए मैंने नीचे, यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तब तो नीचे वाला लिखना है, और नॉर्मल पूछ ले कि लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तब आपको ऊपर वाला सूत्र लिखना है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो है नीचे वाले सूत्र में स्त्री जनसंख्या ऊपर दिख रही है, मतलब जो अनुपात लिखते हैं अपन बट्टे में ऊपर आ रही है। और आपको पता है, आप ऐसे याद रखना कि भारत में स्त्रियों को उच्च दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, इसलिए भारत वाले सूत्र में स्त्री ऊपर रहेगी और विश्व वाले सूत्र में स्त्री नीचे रहेगी। लिंगानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मित्रों, 2015 के अनुसार आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसे एशिया का औसत लिंगानुपात है 964। अब 964 दे दिया, इसका मतलब क्या है समझिए। आपने ऊपर यहाँ क्या पढ़ा था कि इसको प्रति 1000 पुरुषों की जनसंख्या जो है उस पर ज्ञात किया जाता है, तो 964 का मतलब हो गया हर 1000 पुरुषों पर एशिया महाद्वीप में 964 महिलाएं निवास करती है। यूरोप का 1055, उत्तरी अमेरिका का 1029, और भी दिए हुए हैं, लेकिन अपन एशिया महाद्वीप में रहते हैं इसलिए इसका पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ऐसे 2 महाद्वीपों के नाम बताइए जहां पर लिंगानुपात 1000 या उससे ज़्यादा है। तो देखो यूरोप महाद्वीप का 1055 है और उत्तरी अमेरिका का 1029 है, तो इन दोनों का ही जो लिंगानुपात है वो पुरुषों से ज़्यादा है, मतलब महिलाओं की संख्या। तो इसका प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है। मित्रों ये क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं और इस अध्याय से संबंधित एक वीडियो पार्ट 2 के रूप में और जारी करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और जानते रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी और नोट्स। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, यह वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आप लगातार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।